देश के टॉप 6 शहरों में रियल एस्टेट ग्रोथ के मामले में हैदराबाद सबसे आगे। नाइट फ्रैंक के मुताबिक रेजिडेंशियल लॉन्च में हैदराबाद में सालाना 10% की ग्रोथ हुई। घरेलू रियल एस्टेट में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। इस साल रियलिटी में निवेश 49% से बढ़कर $11 बिलियन रहने का अनुमान है। जनवरी से सितंबर के बीच 8.9 बिलियन का हुआ था निवेश। गोदरेज प्रॉपर्टीज की कोलकाता में बड़ी लैंड डील। जोका में 53 एकड़ जमीन खरीदी। जमीन पर 500 करोड़ रुपए का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाएगी कंपनी। उत्तर प्रदेश सरकार का नया एक्सप्रेसवे बनाने का प्लान। गोरखपुर शामली के बीच 22 जिलों को जोड़ेगा 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे। 15 घंटे की दूरी 8 घंटे में रह जाएगी। और दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छे शहरों में टॉप पर है लंदन। न्यूयॉर्क और पेरिस दूसरे और तीसरे स्थान पर, लेकिन लिस्ट में एक भी भारतीय शहर नहीं है। स्वदेश स्मार्ट शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह इस बार भी हम कार्यक्रम में आपके लिए बहुत कुछ खास लेके आए हैं। हमारा वादा है आपसे कि हम रियल एस्टेट का 360 डिग्री कवरेज आपके सामने रखेंगे। तो ना हम पॉलिसीज छोड़ते हैं, ना ही हम कोई जो नया लॉन्चेस आते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देने से पीछे हटते हैं, ना ही हम आपके सवालों के जवाब देने से कभी पीछे हटे हैं। तो आज भी ये सब कुछ हम रखेंगे, लेकिन आज हमने कार्यक्रम को थोड़ा सा और चेंजेस किया है। बल्कि आज हमने कार्यक्रम में जो आप 4 विंडो अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, उसमें से 2 देश की सबसे बड़ी एजेंसीज में से एक है जो रियल एस्टेट को कवर करती हैं। पहला है नाइट फ्रैंक और दूसरा है एनारॉक। तो उन दोनों के अधिकारियों को हमने अपने साथ जोड़ लिया। 2 अलग अलग रिपोर्ट्स थी, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स थी। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी अगर आप रियल एस्टेट में हैं या फिर आना चाहते हैं। इन दोनों ही केसेस में इन रिपोर्ट्स का बेनिफिट उठाइएगा। पहली खबर यह है कि आपको पता है, मेरे को तो सुन के बड़ी हैरानी हुई, ये जानकर भी हैरानी हुई कि चीन से, ऑस्ट्रेलिया से, और मैं बोलूँगा कई देश, कई वर्ल्ड के कई ऐसे शहर हैं जो कि नामी गिरामी शहर हैं, बट दिल्ली और मुंबई की प्रॉपर्टी उनसे भी महंगी है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए। जो प्राइम रेंटल है, यानी कि अगर आप कोई किराए पे ज़मीन ले रहे हैं, कोई अपना अच्छा शोरूम खोलना चाहते हैं दिल्ली में, मुंबई में, तो आपको पता है वो चाइना की कैपिटल बीजिंग से भी महंगा है, वो शंघाई से भी महंगा है, और ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों से भी महंगा है। ऐसा क्यों है और इसका क्या मतलब है, और इसके लिए क्या हमको गर्व करना चाहिए, हमको चिंता करनी चाहिए, इस रिपोर्ट का जायज़ा हम नाइट फ्रैंक के अधिकारी से लेंगे। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस समय, वो सारी चीज़ें हम आपके सामने रख रहे हैं। मुदस्सर जैदी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। दूसरी खबर जिस पे हम डिस्कशन करेंगे वो है कि आपके आशियाने थोड़े से महंगे हुए हैं। हमने पिछले छमाही को इस बार के छमाही से कंपेयर किया तो काफ़ी सारे दाम बढ़े हैं। प्रशांत ठाकुर से हम जुड़ेंगे एनारॉक के, वो हमको थोड़ा आइडिया देंगे कि क्या आगे भी दाम इसी तरह से बढ़ेंगे, यानी कि आशियाने महंगे होने जा रहे हैं, या फिर एक स्टेबिलिटी आ रही है धीरे धीरे करके रियल एस्टेट मार्केट में। और 2 बड़े हिस्से, पहला एक अफोर्डेबल, दूसरा लग्जरी में कौन बाजी मार सकता है या कौन अभी भी काफ़ी फायर लेके बैठा है, ये आपको प्रशांत ठाकुर बताएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, रियल एस्टेट में जो इक्विटीज़ हैं वो अपने चरम पे पहुंच रही हैं, यानी कि रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंची है। विश्वमोहन को मैं अपने साथ जोड़ूंगा ताकि वो आपको ये बता पाएँ कि जो रियल एस्टेट में इक्विटी निवेश है वो कितना हो चुका है, इसके क्या फ़ायदे और कितना बड़ा बेनिफिट आता है, क्या कंपनीज की बैलेंस शीट पर आता है या फिर ग्राउंड पे भी आता है। और लास्ट में एक रिपोर्ट मैं भी आपके सामने रखूंगा। ऑलरेडी हमने कोस्टल रोड आपको बताई थी कि कोस्टल रोड दहीसर से अब विरार तक जाएगी, लेकिन प्रॉपर्टीज़ के दामों में बहुत बड़ा फ़र्क है। 4-5 शहर ऐसे हैं जहां पर दाम एकदम से बढ़ सकते हैं, उसमें से विरार नंबर 1 हो सकता है। इसके बारे में मैं आपको एक रिसर्च एनालिसिस करके बताऊंगा कि इस समय जहां तक आ रही है कोस्टल रोड, वहां तक के दाम क्या है, और जहां पे अब नया प्रस्ताव है वहां पर दाम क्या है, और दोनों में फ़र्क क्या है, और कौन से शहर चल सकते हैं। तो ये 4 विंडो में हमने 4 ट्रिगर आपके सामने रख दी। लेकिन सबसे पहले मैं मुदस्सर जैदी से बात करूँगा नाइट फ्रैंक के, और आपको बताते हैं कि चीन से भी महंगा है भारत, और ऑस्ट्रेलिया से भी महंगा है भारत, अगर आप यहाँ पे रेंटल पे, प्राइम रेंटल पे जगह लेके कोई काम करना चाहते हैं। मुदस्सर सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल ये है, मैं जब ये सारी रिपोर्ट्स देख रहा था जो आपने रिसर्च की हुई है, उसमें दिल्ली, मुंबई चाइना से भी महंगा है, शंघाई, बीजिंग जैसी उसकी जो बड़े शहर है उससे भी महंगा है।
इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया से भी महंगा है। ऐसा क्यों सर? ऐसा खास क्या है? देखिए हम इस रिपोर्ट में प्राइम ऑफिस स्पेसेस की बात कर रहे हैं। प्राइम जो है इसका मतलब ये है कि जो सिटी के जो टॉप मोस्ट इलाके के जो टॉप मोस्ट बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनकी लार्जली बात कर रहे हैं इसमें। तो ओवरऑल दिल्ली में पिछले कुछ सालों में काफी नया ऑफिस स्पेस जो है ऐड हुआ है। आप नौरोजी की बात करें, एरो सिटी की बात करें, सीपी के अंदर कई ऐसी अच्छी बिल्डिंग्स हैं जो काफी हाई रेंटल्स पर जा रही हैं। तो इनके इनके जो ओवरऑल रेंट्स हैं ये काफी हाई जा रहे हैं। अगर आप जो लेटेस्ट जो ऐड हुआ है पिछले कुछ सालों में नौरोजी की बात करूं तो वहां पर एनबीसीसी ने ही बनाया है और ऑक्शन के जरिए बेचा है। तो इतना अच्छा डिमांड है इसकी खरीदारी में कि उसको कि ओवरऑल परचेज प्राइसेस उसके बहुत हाई जा रहे हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट 40,000 पर स्क्वायर फीट का जो है का बाय प्राइस के आसपास बिक रहा है वहां पे। और कुछ कुछ लास्ट के जो है वो और ऊपर गए हैं। तो जब इतने हाई प्राइसेस पर जब खरीदा जाएगा तो उसको रेंटल यील्ड जस्टिफाई करने के लिए हायर रेंटल भी डेफिनेटली कमांड करेगा वो। दिल्ली के अंदर जो है, और मैं लार्जली दिल्ली सिटी ऑफ दिल्ली की ही बात कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर बहुत कम नया ऑफिस स्पेस आ रहा है जो इस क्वालिटी का हो कि लोग उसको लेना चाहें। पुराना काफी कुछ है, सीपी के अंदर भी काफी कुछ पुराना है, और जो अच्छी बिल्डिंग्स हैं, प्राइम बिल्डिंग्स हैं, वो बहुत वेल इन डिमांड है। उसके प्राइसेस काफी हाई जाते हैं। जितने नए ऑफिस आ रहे हैं, चाहे वो सिटी की बात हो, चाहे वो नौरोजी की बात हो, और दूसरी जगहों की बात हो जहाँ नया ऑफिस स्पेस जो डेवलप हुआ है वो काफी इन डिमांड है। तो सप्लाई की कमी और अच्छे जो ऑफिसेज आ रहे हैं, दिल्ली में बहुत ज्यादा नहीं आए थे काफी साल से। ज्यादातर जो ऐड हो रहा था सप्लाई वो लार्जली गुड़गांव और नोएडा की तरफ हो रहा था, लेकिन अब दिल्ली की तरफ जब ऐड हुआ है तो वो काफी इन डिमांड आ रहा है और काफी अच्छे प्राइसेस पर टेकअप किया जा रहा है। सर ये रिपोर्ट तो हमने देखी है और आप रीजंस भी बता रहे हैं, इसके लिए बहुत अच्छा है मिस्टर जैदी। लेकिन एक चीज़ मेरे को और भी समझना है कि क्या आगे भी जो प्राइम रेंटल है, यानी कि जो प्राइम प्रॉपर्टीज़ है शहरों में, क्या उसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे? आगे के गाइडेंस आप दीजिए हमको। क्या जो अभी के दाम चल रहे हैं डॉलर टर्म्स में, जैसे आप बता रहे हैं 77 चल रहा है इस समय पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट, क्या ये और बढ़ जाएगी दिल्ली या मुंबई में? देखिए ओवरऑल अगर आप एशिया पैसिफिक का पूरा एरिया देखें तो ओवरऑल इंडिया एक ऐसी जगह है जहां पर काफी अच्छा ग्रोथ नजर आया है ऑफिस स्पेस टेकअप में। 2023 में, और अगर मैं पूरा इंडिया की बात करूं तो तकरीबन 60 मिलियन से हल्का कम 59.6 मिलियन के आसपास जो है वो स्पेस टेकअप हुआ था। इस साल देखा जा रहा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में ही तकरीबन ऑलमोस्ट 35 मिलियन लिया जा चुका है। और आगे एक्सपेक्टेड है कि साल जैसे खत्म होगा, हम कैलेंडर ईयर देखते हैं, कैलेंडर ईयर अब जब खत्म होगा दिसंबर में, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पिछला जो लाइफ टाइम पीक था इंडियन मार्केट का, जो 60 मिलियन के आसपास था, वो डेफिनेटली क्रॉस करेगा। वो 70 जाता है, 70 के ऊपर जाता है। कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि 80 के नजदीक भी जाएगा मिलियन स्क्वायर फीट। ग्रॉस लीजिंग की बात कर रहा हूँ ओवरऑल। तो ओवरऑल डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है, और ये स्ट्रांग डिमांड इस वजह से इंडिया में आ रही है कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट है। दूसरा, जो इंडिया में एक तरीके से जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है, जीसीसीज जो है, उनकी जो आउटसोर्सिंग हो रही है वो बहुत स्ट्रांगली हो रही है, वो काफी स्पेस ले रहे हैं। तीसरा, जो इंडिया फेसिंग बिजनेसेस, यानी जो इंडिया में ही अपना बिजनेस करते हैं, ये नहीं कि इंडिया में काम करके बाहर एक्सपोर्ट करते हैं अपने सर्विसेज वगैरह, इंडिया फेसिंग बिजनेसेस हैं वो भी बहुत ही स्ट्रांगली जा रहे हैं। तो इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ और जो इंडिया में जो रिसोर्स है उसकी स्ट्रेंथ पे जो यहाँ पर जीसीसीज एस्टैब्लिश की जा रही हैं, उसकी वजह से काफी वो लिया जा रहा है, स्पेस लिया जा रहा है, जिस वजह से रेंट्स स्ट्रांग है। मिस्टर जैदी, एक चीज़ आपने और भी देखी होगी, कोविड के बाद पैटर्न बदला है काम करने का। पहले वर्क फ्रॉम होम हुआ, फिर जब ऑफिस लेने के लिए हम वापस पहुँचे शहर में, मार्केट्स में, तो देखा प्रॉपर्टी के दाम एकदम से शूट हुए हैं। फिर एक नया कल्चर पैदा हुआ जिसको हम कोवर्किंग कहते हैं।
ये जो प्राइम प्रॉपर्टीज होते हैं टिपिकली एमएनसीज अपने दफ्तर यहाँ पे खोलते हैं। कितना फ़र्क पड़ता है को वर्किंग के बड़े पैमाने पर अब काम होने का? अब को वर्किंग स्पेस आपको हर बड़े शहर में मिल जाएगी। क्या को वर्किंग प्राइम रेंटल को एडजस्ट करके रखेगी, यानी कि एक लेयर बना के रखेगी, या फिर इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा को वर्किंग का? देखिए, को वर्किंग एज अ कॉन्सेप्ट अब इंडिया में पिछले 4-5 सालों से बहुत स्ट्रांगली टेकअप किया गया है। आपने सही कहा कि कोविड टाइम में इसको कहीं ज्यादा वो मिला, इम्पेटस मिला, सपोर्ट मिला, और उसके बाद से ये एक रेगुलर पार्ट बन गया है। तकरीबन अब तकरीबन 20 से 25% ओवरऑल प्रोपोर्शन जो है कोवर्किंग स्पेस में जा रहा है। पहले ये होता था कि हम देखते थे कि स्टार्टअप्स या छोटी कंपनियां जो एक साथ अपना स्पेस नहीं ले सकती हैं वो जाती थी इस तरह की कंपनीज में। लेकिन कोविड में हमने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि एस्टेब्लिश्ड अपने ऑफिसेज रखते हैं वो भी कोवर्किंग में जाने लगी। उसके कई रीजंस थे। एक तो ये था कि कई सारी कंपनियों को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी। फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली जो ऑफिस स्पेसेस जब लिया जाता है तो उसमें लॉक इन पीरियड होता है कि इतने साल के लिए आपको रहना ही है। फिर उसके बाद टर्म्स होते हैं, हर एक मार्केट का अलग है। जैसे दिल्ली एनसीआर में 3+3+3 का स्ट्रक्चर है कि हर 3 साल में रिन्यू किया जाता है। बॉम्बे में जो है 5 ईयर का रहता है लिविंग लाइसेंस वगैरह। तो उसमें वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में रहता है। जब फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कई बार बड़ी कंपनियां चाहते हैं कि उनको क्या ग्रोथ आ रहा है, अगर वो उनकी क्लैरिटी ना हो, क्योंकि स्पेशली कोविड टाइम में क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि कितने टाइम में मार्केट वापस आएगा, कितने टाइम में लोग वापस आएंगे, कितने टाइम में हम पूरी तरह से नॉर्मलाइज कर जाएंगे वगैरह। तो वो उस वक्त फ्लेक्सिबिलिटी की ज्यादा जरूरत थी। लेकिन बहुत से कंपनीज ने अब ये भी देखा कि ये को वर्किंग प्लेयर्स जो हैं ये जो लेवल ऑफ सर्विस जो है और जो जो वो ऑफरिंग, अपनी प्रोडक्ट की ऑफरिंग देते हैं, जिस तरह से अपना वो बना के देते हैं, और कई सारे कोवर्किंग जो है वो पूरे इंडिया में है। कई ऐसे कोवर्किंग प्लेयर्स हैं दुनिया भर में अवेलेबल है। जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो दुनिया भर में है। तो कई बार उनको इसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि वो फॉर एग्जांपल दिल्ली में ऑफिस लें, और फिर उसके बाद उनके अगर कई लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, या इवन दुनिया या इंडिया के बाहर जा रहे हैं, कि दुनिया में किसी भी जगह पर जा रहे हैं, तो कई बार उनको जगह वहां पर प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये वाली जो फ्लेक्सिबिलिटी, ये वाली जो सर्विसेज हैं वो कोवर्किंग ही प्रोवाइड कर। मिस्टर जैदी, एक चीज़ मेरे को और समझनी थी। अभी मैं ये चेक कर रहा था तो मैंने ये भी देखा कि इस लिस्ट में दुबई का नाम कहीं नहीं है। आपकी जो लिस्ट बनी हुई है, कुछ खास वजह दुबई का नाम ना होने की वजह से? क्योंकि दुबई तो पूरे गल्फ़ का एक स्टार सिटी के तौर पर निकल रहा है। यहाँ पे तो बहुत से लोग जा रहे हैं, खुद इंडियंस के भी काफ़ी दफ्तर हैं दुबई में। तो ऐसा क्या है कि आपने दुबई को कवर नहीं किया, या फिर दुबई आपकी लिस्ट में नहीं था? नहीं नहीं, दुबई आता है, लेकिन हमने ये वाली जो रिपोर्ट निकाली थी एशिया पैसिफिक के साइड की निकाली थी। ओके। एशिया पैसिफिक में वो हम मिडिल ईस्ट और नॉर्दर्न अफ्रीका वगैरह जो है वो साथ में लेते हैं। वो जो मीना जिसे कहा जाता है, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका के रीजन, वो अलग जनरली माना जाता है। बट दुबई एज अ मार्केट भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। मिडिल ईस्ट में दुबई हुआ, अब जाके रियाद हुआ, और दूसरी मार्केट्स हैं जो बहुत बहुत स्ट्रांग है उस एरिया के लिए। बट इस रिपोर्ट में हमने कवर नहीं किया था, क्योंकि एशिया पैसिफिक में हम साउथ एशिया से लेके ईस्ट एशिया से लेके ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ का कवर करते हैं। मिस्टर जैदी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे लिए समय निकाला, और एक आपकी रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग थी कि इंडिया के कई शहर तो चीन से भी महंगे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी महंगे हैं। उसके वजह आगे की गाइडेंस आपने दी, और ये भी बताया कि दुबई क्यों आपकी लिस्ट में नहीं है। थैंक यू मिस्टर जैदी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज हमारे लिए समय निकाला। अब हम आपके सामने एक और पैरामीटर्स रखना चाहते हैं। वो पैरामीटर्स के तौर पर आप देखेंगे, मैं विश्व मोहन को अपने साथ जोड़ूंगा, ताकि जब हम ग्लोबल मार्केट्स की बात बोल रहे हैं तो इसमें जरा एफआईज का एंगल भी जोड़ देते हैं। एफआईज यानी कि इक्विटीज़ के तौर पर इंडिया में काफ़ी पैसा आता है, उसमें से रियल एस्टेट इक्विटीज़ भी एक है। विश्व मोहन आपको बताने जा रहे हैं कि इस समय क्या ये नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया है, इसके क्या मायने हैं, क्यों रियल एस्टेट के अंदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, ये बार विश्व मोहन से समझते हैं। विश्व मोहन, जरा पहले आप बताएं।
इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट को लेकर एक बार फिर से भरोसा बढ़ता जा रहा है। 2024 की बात करें तो कहा जा रहा है कि पूरे साल यानी पूरे कैलेंडर ईयर में करीब 11 बिलियन डॉलर के आसपास का इक्विटी इन्वेस्टमेंट इस साल हो सकता है, जो पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ पिछले साल अगर 2023 की बात करें तो वहाँ पे 7.4 बिलियन डॉलर का इक्विटी इन्वेस्टमेंट हुआ था। जिस तरह का फिर से यहाँ पर भरोसा बढ़ा है, खास करके ऑफिस एसेट्स को लेकर और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की जिस तरह से डिमांड बढ़ी है, उस वजह से निवेशकों का भरोसा भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो घरेलू इन्वेस्टर्स का फोकस इस साल इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट पर ज़्यादा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कंट्रीब्यूशन घरेलू इन्वेस्टमेंट के मुकाबले काफ़ी कम है। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर 65% निवेश सिर्फ घरेलू निवेशकों का है और बाकी फिर विदेशी निवेशकों का है। अब तक अगर पहले 9 महीने की बात करें, जनवरी से सितंबर के दौरान कितना इक्विटी इन्वेस्टमेंट इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में हुआ है, तो 6 बिलियन डॉलर का सिर्फ जनवरी से सितंबर के दौरान ही घरेलू निवेशकों का इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में हो चुका है। जबकि विदेशी निवेशकों की बात करें तो 3.1 बिलियन डॉलर का निवेश विदेशी निवेशकों की तरफ से भी आया है। लेकिन विदेशी निवेशकों में सबसे ज़्यादा निवेश नॉर्थ अमेरिकन और सिंगापुर के इन्वेस्टर्स की तरफ से ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि ये दोनों निवेशक टोटल फॉरेन फंडिंग में 85% इन दोनों एरिया के निवेशकों का ही है। लेकिन भरोसा क्यों है? तो भरोसा इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पे दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ग्राहकी ज़्यादा हो रही है, ऑफिस एसेट्स की डिमांड बढ़ रही है, घरों की डिमांड बढ़ रही है और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है जहाँ पर और भी आगे निवेश हो सकता है और पहली बार ये रिकॉर्ड निवेश 2024 में देखने को मिल सकता है। और ये जो कुल फंडिंग है वो 1000 करोड़ डॉलर से 1100 करोड़ डॉलर के आसपास का हो सकता है। और ये जो रिपोर्ट है वो इंडस्ट्री बॉडी CII की है और साथ ही उनके साथ CBRE की भी ये रिपोर्ट है। इन दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी किया है और उम्मीद की जा रही है कि रियल एस्टेट मार्केट में इस साल बम्पर इन्वेस्टमेंट, रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, एक ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो प्रशांत ठाकुर से करेंगे बातचीत एनरॉक के। वो आपको ये बताने जा रहे हैं कि पिछले छमाही से इस साल के छमाही में प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं और देश के 7-8 शहर उन्होंने छाटे जहाँ पर सब में दाम बढ़े हैं। क्या आगे भी दाम इसी तरह से बढ़ेंगे? क्या और स्पीड से ग्रोथ आएगी? क्या इन्फ्लेशन इस तरह की जो तेज़ी है उसको कहीं खा तो नहीं जाएगी? इस सब पे चर्चा करेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। और साथ ही आपको ये बताएंगे अगर कोस्टल रोड का विस्तार हो रहा है तो कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पे मुंबई के आसपास अगर आप रहते हैं दाम बढ़ने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट का भी आनंद लीजिएगा। बस छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम एक और नई रिपोर्ट पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि एक रिपोर्ट आई एनरॉक की तरफ से और प्रशांत ठाकुर एनरॉक के हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस रिपोर्ट पे चर्चा करने के लिए। एक्चुअली ये पहली छमाही जो FY24 की है और पहली छमाही FY25 की, यानी कि फाइनेंशियल ईयर पूरा एक साल कंप्लीट हो गया है। दाम कहाँ कहाँ पे बढ़े हैं एक रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। इस रिपोर्ट में एक पिक्चर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे और उसमें हमने कई सारे शहर्स लिखे हैं, जिसमें बेंगलुरु से लेके MMR, दिल्ली NCR, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, ये कुछ एक शहर्स को हमने छाटा, यानी कि 7 बड़े शहर्स के अंदर कितनी ग्रोथ हुई है पहली छमाही दूसरी छमाही में आपकी स्क्रीन पर है। तो प्रशांत, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ये ग्रोथ काफ़ी रैशनल आपको लगती है कि ये जो ग्रोथ हुई है? और दूसरा, इसमें कहाँ पर आपको लगता है कि और ग्रोथ होने की संभावना है? क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ कि ग्रोथ सभी में हुई है, अक्रॉस मतलब साउदर्न इंडिया की सिटीज़ से लेकर नॉर्थ इंडिया की सिटीज़ में, सेंट्रल इंडिया, सभी में ग्रोथ हुई है। तो आप में ये जरा गाइडेंस वगैरह दीजिए और कितनी ग्रोथ हो सकती है और ये कितनी रैशनल है सर? ये एक्चुअली हम जब रिसर्च रिपोर्ट बना रहे थे, हमारा फोकस एरिया टॉप 7 सिटीज था। सो इट्स काइंड ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमने टॉप 7 सिटीज पकड़ा, क्योंकि यही आपके 80 to 85% ऑर्गेनाइज्ड रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कारण था ये 7 सिटी लेने का। हालांकि हमने Tier 2 सिटीज में भी देखा है काफी प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है, पर अगर एप्रिसिएशन परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा इन्हीं टॉप 7 सिटीज में था। इसी वजह से हमने इन सिटीज को फोकस में रखा अपने स्टडी में। प्रशांत जी, एक सेकंड क्वेश्चन मार्केट में ये भी है मेरा, जो इस समय चल रहा है, लोग पूछना चाहते हैं कि जो शहरों की सूची आपने दी है,
क्या इसमें कहाँ पे इरेशनल चीज़ें आपको दिखती हैं कि जहाँ पे फंडामेंटल आपका मैच नहीं कर रहा लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़े, और कहाँ पे फंडामेंटल बिल्कुल मैच कर रहे हैं लेकिन प्राइस अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े? जहाँ पे रैशनैलिटी अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड वाला कंसेप्ट अगर कहीं पे है तो जरा आप वो हमको गाइड कर सकते हैं क्या? इसके पहले हम समझ लेते हैं कि ये हमें इतनी बड़ी ग्रोथ प्राइस वैल्यू ऑफ रियल एस्टेट में क्यों देखने को यस मिल रहा यस है। यस। दो तीन कारण है। अगर आप ये देखें, हर माइक्रो मार्केट में प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं। मैं आपको एक छोटा सा डेटा देता हूं। अभी जैसे अगर हम पैन इंडिया की बात करें, 2005 से 2012 के बीच में हमने करीब 53% प्राइस इंक्रीज देखा था। 2013 से 19 के बीच, जबकि स्लो डाउन पीरियड रियल एस्टेट के लिए माना जाता है क्योंकि इसी दौरान हमने डिमोनेटाइजेशन देखा, रेरा देखा, उस समय इंडस्ट्री थोड़ी सी स्टैग्नेट हो गई थी। और हमने करीब इस पीरियड में 2012 से 19 के बीच में हमने 12% का प्राइस इंक्रीज देखा ऑन एन एवरेज सारे टॉप सिटीज में। 2020 कोविड के बाद जब मार्केट ने काफी जोर पकड़ा है, उस समय से लेकर अभी तक हमने करीब 49% का प्राइस इंक्रीज देखा है। और 2020 से लेके 9 मंथ ऑफ 24 की अगर हम बात करें, बैंगलोर में अगर आप देखो तो 63% का प्राइस इंक्रीज हो गया, हैदराबाद में 70% का प्राइस इंक्रीज हो गया है। तो ये मैं एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं कि क्यों हम देख रहे हैं कि प्राइस टिकट साइज सारे सिटीज में बढ़ गए हैं। ठीक है प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए समय निकाला। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी। तो ये प्रशांत ठाकुर थे अनरॉक के, जो आपको बता रहे थे जो पिछले पहले छमाही के अंदर, एक साल पहले और इस बार की छमाही यानी कि 6 महीने जो निकले हैं इसके अंदर, तो वो आपके कैसे रहे प्रॉपर्टी के अंदर और आगे क्या भविष्य रह सकता है, ये भी आपको जानकारी दे रहे थे। अब मैं आपकी रिपोर्ट की तरफ आपको ले चलता हूँ। वो रिपोर्ट मैंने खुद बनाई, मैंने कोस्टल रोड को लेकर स्टडी की। उसमें मैंने पहली कड़ी में आपको ये बताया था कि कोस्टल रोड जो है दहीसर से विरार तक जा सकती है। अब मैं दूसरी कड़ी के अंदर आपको जो जानकारी दूंगा वो ये दूंगा कि दहीसर में इस समय प्राइजेस कितने हैं जहाँ पे पहले से प्रस्तावित था, और अगर ये दहीसर से बढ़ के क्रीक के इस तरफ यानी कि विरार की तरफ पहुँच जाती है तो दामों में कितना फ़र्क आएगा, कौन से शहर हैं जो बेनिफिट हो सकते हैं। इस रिपोर्ट को आप इंजॉय कीजिए। तो जैसे हमने पहले एपिसोड में आपके सामने बात रखी थी कि देवेंद्र फडणवीस जो कि डेप्यूटी सीएम के तौर पर अभी हैं और अभी अभी चुनाव निपटे हैं, अगर ये सरकार वापस आ जाती है तो विरार का भाग्य भी खुल सकता है। दो चीज़ों के लिए विरार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहला, एक तो कोस्टल रोड वहाँ पे जा रही है, उससे उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी, और दूसरा अभी प्राइजेस ने वो डिस्काउंट नहीं किया है जो आगे चल के हो सकता है। देखिए, ठीक चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो कोस्टल रोड है जो बाहर से पहुँचेगी वो दहीसर तक की थी, वो ये कह रहे हैं कि इसको हम एक्सटेंड कर देंगे विरार तक। अभी दहीसर और विरार के बीच में जो ट्रैवलिंग टाइम है वो करीब करीब 1.25 घंटे का है, और किलोमीटर्स के हिसाब से 40+ किलोमीटर्स लग जाते हैं अगर आप दहीसर से विरार जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा क्रीक है और रास्ता एक ही है वहाँ से पहुँचने का, तो घूम के जाना पड़ता है। अगर एक कोस्टल रोड, क्योंकि वो समुद्र के किनारे किनारे बनेगी और जो विरार क्रीक है उसको पूरी तरह से कवर कर दिया जाएगा, तो मेरे हिसाब से अगर ये ड्राइंग्स पास हो जाती हैं तो ये कम से कम जो 1.25 घंटे का रास्ता है सिर्फ 20 मिनट में हो सकता है पूरा, क्योंकि कोस्टल रोड पूरे कोस्टल एरिया को कवर कर जाएगी। और दूसरा जो बड़ा बेनिफिट होगा, ना केवल ये तो टाइम की बचत है कि 1.25 घंटे से सीधा 20 मिनट हो सकते हैं, बल्कि जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो पैसों के टर्म्स में, प्रॉपर्टी के टर्म्स में होगा। असल में विरार, नालासोपारा, वसई रोड, ये पूरे के 3-4 एरिया इस तरह के हैं जहाँ पर अभी दाम बहुत तेज़ी से नहीं बढ़े, क्योंकि ज़्यादातर जो तेज़ी है वो दहीसर या फिर मैं बोलूँगा मीरा रोड दहीसर तक ही आके रुक गई, यानी कि विरार के क्रीक के इस तरफ में। अगर क्रीक के उस तरफ जाते हैं तो और तेज़ी से दाम बढ़ने के चांसेस हैं। हमने एक एनालिसिस भी किया कि एवरेज रेट विरार के इस समय क्या चल रहे हैं और दहीसर के क्या चल रहे हैं। देखिए, दहीसर का रेट इस समय करीब 23,000 से 25,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से है, और अगर वहाँ पे 2 BHK का आप फ्लैट लेने जाते हैं तो रफ 2 करोड़ प्लस का पड़ेगा आपको 1000 स्क्वायर फीट के अंदर में। तो अगर आप यहीं विरार में चले जाते हैं तो वो आपको करीब 1.25 करोड़ रुपए से तक का पड़ेगा, अगर मैं रेट 11 से 12,000 एवरेज का मान के चलूँ मैं, जो इस समय विरार का रेट है। देखिए, कोस्टल रोड आने से आप एकदम स्पीड से जाएंगे, वहाँ पे प्रॉपर्टी के दाम बढ़ सकते हैं, एक अच्छा कनेक्टिविटी आपको और मिल जाएगी, एक रास्ते की बजाय अब 2 रास्ते हो जाएंगे,
और आप रोडवेज से भी आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप विरार से आप नरीमन पॉइंट सिर्फ 40 मिनट्स लगेंगे, तो दहीसर से अगर आप 30-35 मिनट्स ले रहे हो तो सिर्फ 10 मिनट आप और जोड़ सकते हैं। तो एक बड़ा टर्न अराउंड होने के चांसेस हैं। इसलिए नालासोपारा, वसई रोड, विरार, अगर ये सरकार वापस आ जाती है तो उसके बाद अगर ये एक्सटेंशन होता है, और इसके लिए मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम भी बताया था करीब 54,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है, जो ऑलमोस्ट इनके पास है और पास भी इन्होंने कर दिया ऑलमोस्ट। तो अगर ये हो जाता है तो इसका बेनिफिट विरार वालों को बम्पर तौर पर मिलेगा। इसलिए विरार, वसई रोड और नालासोपारा के आसपास की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं आप उस पर पैनी नज़र रखिए। ये अनाउंसमेंट होते ही एकदम से रॉकेट के दाम बढ़ सकते हैं और दहीसर से मैच कर सकते हैं। करीब 10 से 12,000 स्क्वायर फीट का फ़र्क है। अगर ये 50% रिट्रेस भी हुआ तो कम से कम 5,000 रुपये स्क्वायर फीट दाम बढ़ने के चांसेस हैं विरार में। और विरार एक खूबसूरत जगह है, उसका भी आपको आनंद काफ़ी मिलेगा। उम्मीद करते हैं रिपोर्ट आपके काफ़ी काम आई होगी और आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि इस समय के प्राइजेस विरार और विरार के आसपास कितने चल रहे हैं। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की समय सख्त ज़रूरत है। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। आज हमने आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। उम्मीद करते हैं अगला कार्यक्रम इससे और बेहतर तरीके से लेके आएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार।